हम मिलते रहते हैं और साथ में हमारे सीओचोस के साथ जो बैठे हुए फेथ हीलर्स हैं, जो धार्मिक काम कर रहे हैं, आध्यात्मिक काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनको भी मेरा नमस्कार, आपका स्वागत है। हम काफ़ी समय के पश्चात हम मिल रहे हैं। शायद आप मुझे पहली बार मिल रहे हैं। आपको इस जगह क्यों बुलाया गया, ये भी आप सोच रहे होंगे। और हमारे सीएचओस भी सोच रहे होंगे कि अरे फेथ हीलर्स को क्यों बुलाया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे सीएचओस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, लोगों में बीच ज़मीन पर काम कर रहे हैं, वैसे ही हमारे जो फेथ हीलर्स है यानी आप लोग जो यहाँ आज सीएचओस के साथ बैठे हो, वो आध्यात्मिक लोग, वो धार्मिक लोग यहाँ आप बैठे हो, आप भी लोगों के बीच में काम करते हो, आप भी लोगों की सेवा करते हैं। लोग हमारे पास भी उनकी दर्द, पीड़ा, तकलीफ लेकर आते हैं। आपके पास भी लोग उनकी दर्द, पीड़ा, तकलीफ लेकर आते हैं। उनका जीवन का दर्द, पीड़ा, तकलीफ आप धार्मिक लोग उनको दूर करने की कोशिश करते हैं और हम उनका शारीरिक पीड़ा, तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे बीच में बहुत ज़्यादा साधर्म्य है, साम्य है, समानताएँ हैं। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो बात हम दोनों साथ में अगर हम जुड़ जाएँ, तो बहुत कुछ लोगों को पास हम पहुँच सकते हैं और बहुत कुछ लोगों की सेवा कर सकते हैं और ज़िंदगी बचा सकते हैं। और वो बात है सुसाइड प्रिवेंशन यानी हम आत्महत्या से लोगों का बचाव करना, आत्महत्या का निर्मूलन हमारे समाज से करना, उसके लिए। अभी ये आत्महत्या का निर्मूलन हम कैसे कर सकते हैं? लोग तो आत्महत्या टेंशन आता है, तो आत्महत्या करते हैं, तो उनको कैसे रोक सकते हैं? हाँ, हम ये जो आत्महत्या से जानें जा रही है, हमारे दादरा नगर हवेली में, दमन-दीव में, इन जानों को हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? प्रहरी बनकर, चौकीदार बनकर, गेट कीपर बनकर। आपने चौकीदार देखा है? जैसे चौकीदार हमारे घर के सामने गेट पे खड़ा रहता है और फिर किसी को आलतू-फालतू कोई भी असामाजिक तत्वों को अंदर आने नहीं देता है, घुसने नहीं देता है हमारे घर में, है ना? वैसे ही अगर हम इस समाज के चौकीदार बने, जो हमारे सीएचओज़ है, जो हमारे ये फेथ हीलर्स है और कोई भी व्यक्ति समाज का, जो दूसरे की भावनाओं को समझता है, उनसे सहानुभूति रखता है, वो कोई भी व्यक्ति इस समाज का चौकीदार बन सकता है, जहाँ वो किसी के मन में आत्महत्या के विचार आना, उस पे अमल करना, इससे वो बचाव कर सकता है। यानी आत्महत्या के राक्षस को इस समाज में घुसने से उसका बचाव कर सकता है। कैसे कर सकता है? वही आज का विषय है, जिसे हमने गेट कीपर ट्रेनिंग ये नाम दिया है। गेट कीपर यानी प्रहरी, चौकीदार, है ना? और ये पुण्य का काम आप करने वाले हो, हमारे सीएचओ के साथ मिलकर करने वाले हो और आसानी से आप कर सकते हो और वो कोई भी कर सकता है, जिनको दूसरे की भावनाएँ समझती है, जिसको दूसरे का दुःख-दर्द समझता है और आप लोग जो धार्मिक लोग हो, उनको तो समझता ही समझता है, ऐसे मैं मानता हूँ, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। मिनिस्ट्री ने सीएचओस को मैं बताना चाहूँगा कि मिनिस्ट्री का लेटर आया है। 10 अक्टूबर को जागतिक आत्महत्या निर्मूलन दिवस है। इस दिवस के अवसर पर हमें 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अ, अलग-अलग कम्युनिटी के वर्गों के साथ कार्यक्रम करने हैं, निभाने हैं। उस कार्यक्रम के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। ये गेट कीपर ट्रेनिंग के बाद में वैशाली जी आपको एक स्क्रिप्ट देगी, एक डॉक्यूमेंट देगी जो हिंदी में लिखा है, उसको आप आराम से पढ़िए। वो पढ़कर आप 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दौरान कम्युनिटी में जाकर ये प्रोग्राम कर सकते हैं। वहाँ स्टॉप सुसाइड प्लेज भी है, प्रतिज्ञा भी है, वो प्रतिज्ञा आप उनको दे सकते हैं और वो फ़ोटोग्राफ जो लिंक दी गई होगी, उसमें आप अपलोड करना है। ये मिनिस्ट्री से ऊपर से ऑर्डर आया है।
हमारा वैसे भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, हर महीने हमारे सैटरडे को होता था महीने के आखिरी दिन। उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो सुसाइड प्रिवेंशन है, वो भी एक टॉपिक है, वो टॉपिक भी आज कवर हो जाएगा। जो गेट कीपर ट्रेनिंग में अभी हम जो कवर करने वाले हैं, वही वो जो मैंने स्क्रिप्ट दिया है, जो कम्युनिटी में आप रेडीमेड इस्तेमाल करना है आपको, वो पढ़िए, वो आप अपना वहाँ अपना भी कुछ ऐड कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ को ऐड कर सकते हैं। जो आपने आपके ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा है, वो आप ऐड कर सकती हैं और आप अपना एक अच्छा प्रेजेंटेशन कम्युनिटी में दे सकते हैं, जिससे अवेयरनेस हो। मैंने जानबूझ के ये रेडीमेड बनाया है, जिससे आपको एक पॉइंट्स आपको याद रहे कि इस पॉइंट्स पे आपको बोलेंगे, तो बहुत कुछ चीज़ें जो समाज में आत्महत्या के प्रति फैली हुई भ्रांतियाँ हैं, मिथ्स है अ, वो आप कम कर सकें। तो हम शुरू करते हैं कि कैसे हम लोगों को बचा सकते हैं, कैसे हम इस समाज के प्रहरी बन सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। देखो सुसाइड क्या है? नेक्स्ट स्लाइड वैसे है लीजिए, सुसाइड क्या है? जब भी हम सुसाइड का नाम सुनते हैं, चाहे आप सीएचओज़ लोग हो, चाहे फेथ हीलर हो, चाहे कोई भी लोग हो, जो धार्मिक लोग हैं बैठे हैं यहाँ, वो कोई भी हम जब भी आत्महत्या का नाम सुनते हैं, तो हम हमेशा उसको नकारात्मक तौर पे सुनते हैं। हम उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। नहीं, 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 बात मत करो, घर में बात नहीं करते हैं, बाहर भी उसके बारे में ऐसे चुप-चुपके से बात करते हैं। हमें एक नकारात्मक चीज़ लगती है कि किसी ने आत्महत्या की यानी वो व्यक्ति कमज़ोर होगा, वो व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब होगा। वो उसको कोई अपने रिश्तेदारों की वगैरह पड़े नहीं हैं। ऐसे हम नकारात्मक सोचते हैं या फिर हम ऐसे सोचते हैं कि उसने युवा लोगों ने ख़ास करके अगर आत्महत्या की है, तो उसने दिखावा करने के लिए आत्महत्या की है या फिर वो सिर्फ़ अम धमकी देने के लिए वो आत्महत्या के बारे में बात कर रहा है। ऐसे हम थोड़ा-सा नकारात्मक रूप से इस आत्महत्या के बारे में देखते हैं। परंतु मैं आपको बता दूँ कि भले ही हम नकारात्मक रूप से देखते हैं, भले ही हम उसको एक लांछनास्पद, एक स्टिग्मा जैसा बात करते हैं रखते हैं, खुल के हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, परंतु स्टडीज़ ऐसे बोलते हैं कि आत्महत्या के बारे में खुल के बात करना चाहिए। अगर आपको किसी के ऊपर शक है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहे हैं, तो उसको खुल के सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपको मर जाने के विचार आते हैं? क्या आपको आत्महत्या के विचार आते हैं? आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि अरे हम उसको आत्महत्या के बारे में विचार करेंगे तो उल्टा उसके आत्महत्या के विचार बढ़ जाएँगे और वो उल्टा आत्महत्या करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। किसी व्यक्ति को जो वल्नरेबल है, जो कष्ट पीड़ा सहन कर रहा है, आपको पता है कि ये दुखी है, ये कष्ट पीड़ा सहन कर रहा है और उसको आप पूछते हैं कि आत्महत्या के विचार आप में आते हैं क्या? मर जाने के विचार आप में आते हैं क्या? आप जब पूछते हैं, भले ही उसको विचार आते होंगे, नहीं आते होंगे, लेकिन उसके मन में एक बात जाती है कि ये जो सामने वाला व्यक्ति मुझे पूछ रहा है, ये मेरी कदर करता है, ये मेरी केयर करता है, ये मुझे समझने की कोशिश करता है, ये मेरी भावनाओं को समझता है। उल्टा आपके प्रति उसको एक रिस्पेक्ट की भावना आती है, ना कि उसके मर जाने के ख़्याल आते हैं। अगर आते भी होंगे मर जाने के ख़्याल, तो उसको एक चैनल मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है, जहाँ से वो अपनी भावनाओं को प्रकट करे। और वो भावनाएँ जब प्रकट होती है, अंदर का दुःख-दर्द जब मुँह पर आकर हम किसी से शेयर करते हैं, हम बोलते हैं, तो हमारा खुद का दर्द कम होता है। तो वो व्यक्ति को ऐसे फ़ायदा होता है, तो खुल के बात होनी चाहिए कि अगर आत्महत्या के विचार आ रहा है, तो पेशेंट ने खुल के बात बोलना चाहिए कि मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि मुझे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं और हम लोगों ने, हम फेथ हीलर लोगों ने, हम धार्मिक लोगों ने, हमारे जो सीएचओज़ हैं, उन लोगों ने भी खुल के इस बात को बोलना चाहिए, पूछना चाहिए लोगों को जो टेंशन में है, जो टेंशन में आकर डिस्टर्ब हो गए हैं, उनको पूछना चाहिए कि क्या आपको आत्महत्या के विचार कभी आना आते हैं क्या? जो स्टडीज़ है, साइंस है, ये कहता है कि पूछने से उल्टा आत्महत्या या प्रमाण जो है वो कम होता है, ना कि बढ़ता है। हम ऐसे नकारात्मक रूप से सोचते हैं, लेकिन पेशेंट के रूप में पता है आत्महत्या यानी क्या होता है? कि आत्महत्या यानी जब उनका मानसिक दर्द, मानसिक पीड़ा, मानसिक तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो सहन शक्ति के बाहर होती है और वहाँ से उसको उस परिस्थिति से जो विपरीत परिस्थिति, जो टेंशन जिस वजह से उसको आया है, उसे बाहर निकलने का रास्ता उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ आत्महत्या दिखता है, खुद को ख़त्म करना दिखता है। तब वो आत्महत्या करता है।
तो आत्महत्या यानी एक मानसिक दर्द और एक साइकोलॉजिकल पेन है, ये हमने सोचना चाहिए रादर दैन कि वो उसके बारे में बातें नहीं करनी है, लांछनास्पद है या फिर वो वीकनेस है या फिर वो मेंटली इल है, ऐसा नहीं है। आत्महत्या के विचार आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हो सकता है रात में मेरा किसी के साथ झगड़ा हो जाए और अचानक मुझे मर जाने के ख़्याल है, ऐसा भी हो सकता है ना? तो आत्महत्या के विचार अगर आ रहे हैं और तो ये हमने समझना है कि उसको विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो एक मानसिक पीड़ा को सहन कर रहा है और वो सहन शक्ति के बाहर हो रही है। जब आपको सामने कोई दर्द में कुत्ता भी आपको कोई दर्द में आता है, उसका पैरों को चोट लगी है, तो भी आपका वहाँ ध्यान जाता है और आप उसको अ, मदद करने की कोशिश करते हैं। आदमी को तो आप करते ही हो। जानवरों को भी कोई अगर दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है तो आपको अच्छा नहीं लगता है और आप उसके पास जाते हो, है ना? जाते हो ना? वैसे ही जब किसी के मन की पीड़ा हो रही है, तो उसको उतने ही शिद्दत से हमने मदद करनी चाहिए, मदद के हाथ बढ़ाना चाहिए। सुसाइड इज़ क्राई फॉर हेल्प यानी सुसाइड करना यानी या फिर सुसाइड के विचार आना, यानी एक वो चीख है, ये पुकार है कि मुझे मेरी मदद करो। मैं हेल्पलेस हूँ, मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है, मैं ज़िंदगी में बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा हूँ, मेरी मदद करो। तो जो सुसाइड है, ये एक चीख है, पुकार है कि जहाँ उसको मदद की ज़रूरत है, ये समझिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अच्छा, ये सुसाइड बिल्कुल भी प्रिवेंट की जा सकती है। उसकी किसी की भी जान वो बच सकती है। हर सुसाइड जो थी एक रिसर्च हुआ है कि जिनके घर में सुसाइड हुई है या फिर जिन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, तो वो ऐसे पाया गया कि ये जो सुसाइड थी उसको प्रिवेंट किया जा सकता था, उसको टाला जा सकता था, उसकी जान बच सकती थी। अगर सही समय पर हम ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर पाएँ, सही समय पर हम ऐसे व्यक्ति को पहचान पाए कि ये व्यक्ति ऐसे परिस्थिति से जूझ रहा है, इसके मन में सुसाइड के आइडिएशंस आ सकते हैं। इसके मन में आत्महत्या के विचार आ सकते हैं, वो नहीं बोलने वाला है। सुसाइड आइडिएशंस आने वाला व्यक्ति खुद तो नहीं बोलने वाला है। हमें जब हमारे आजू-बाजू में, हमारे आस-पड़ोस में, हमारे समाज में, हमारे ओपीडी में कोई पेशेंट आ रहा है, कोई व्यक्ति हमें दिख रहा है और हमें ये पता चलता है कि वो बहुत ही विपरीत परिस्थिति से, संकट से गुज़र रहा है, तो हमने खुद जाके उसके पास उसको पूछना चाहिए कि मुझे पता है कि आप बहुत टेंशन से गुज़र रहे हो। क्या आपको आत्महत्या के कभी ख़्याल आते हैं? डायरेक्ट पूछो और इस बार का जो थीम है, वही है लेट्स टॉक डायरेक्ट बात करो। बोलिए इस बारे में, छुपा के, दबा के नहीं रखना है ना? तो हम किसी की जान बचा सकते हैं अगर हम उस व्यक्ति को सही समय पर पहचान पाए कि ये व्यक्ति जो है इसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं या फिर आ सकते हैं और हम उसे सही जगह मदद मिलने का रास्ता हम उसे दिखा पाए। अभी ये सही जगह का मदद मिलने का रास्ता यानी कौन-सा? तो आप खुद उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसे अभी मैं बताऊँगा कि क्या कर सकते हैं और साथ में आप उसको टेलेमानस 14416 ये सरकारी दवाखाने की जो जिला अस्पताल है सिलवासा का, उसमें टेलेमानस हेल्पलाइन करके ये हेल्पलाइन है 14416 ये आपको पता होनी चाहिए। ये हेल्पलाइन बिल्कुल फ्री है, कभी भी 24 घंटा में सातों दिन कभी भी आप फ़ोन कीजिए। इस फ़ोन को आप लगाते हैं, तो पेशेंट कभी भी कहीं से भी वो बात कर सकता है, वहाँ उसको मानसिक आधार मिलेगा, वहाँ उसको काउंसलिंग मिलेगी। 14416 ये आपने याद रखना है। ओके? तो हम पेशेंट की जान कैसे बचा सकते हैं? उसको सही समय पर हम पता करें कि पता चले हमें कि इसको आत्महत्या के विचार आ रहे हैं और उसको हम सही रास्ता कि उसको दिखाएँ कि कहाँ उसको मदद मिल सकती है। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे हम मदद कर सकते हैं। अच्छा, उसको सही समय पर कैसे पहचानें? मैंने कहा कि उसको सही समय पर पहचानें, तो कैसे पहचानें? जो लोग होते हैं हमारे आस-पड़ोस के, उनका जो बोलना होता है, वो हम सुनते हैं, उससे भी काफ़ी सारा पहचान हम पा सकते हैं। कैसे आपने ये सुना होगा, ये जो संवाद अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, ये आपने सुना होगा। आपने ये कभी लोगों को बोलते हुए सुना होगा, सब कुछ करके देखा, अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं जीवन से थक गया हूँ। अभी मुझसे और सहा नहीं जाता।
सुना है आपने? कभी झगड़े होते हैं या कभी दुःख होता है तब ऐसे लोग बोलते हैं। इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये भी सुसाइड के बारे में एक जाने वाला रास्ते की ओर बढ़ने वाली ये एक साइन हो सकता है। एक सिम्पटम ये हो सक लक्षण ये हो सकता है। कभी आपने सुना होगा कि कभी-कभी लगता है कि ज़िंदगी को एक बार ही खत्म कर डालें। चिंता करो मत करो। अभी मैं ज़्यादा दिन आपको मुझको सहन नहीं करना पड़ेगा। ऐसा भी लोग बोलते हैं गुस्से में। ये ज़िंदगी नहीं होता है, होती तो अच्छा होता। ऐसे लगता है कि ये ज़िंदगी नहीं होती तो अच्छा लगता। लोग बोलते हैं ऐसे दुःख में, मैं मर जाऊँगी ना तब आप सुखी होंगे। लोग बोलते हैं ऐसे गुस्से में, है ना? मेरे रहने ना रहने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है दुनिया को? लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसी ज़िंदगी जीकर क्या फ़ायदा? ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। लोग बोलते हैं ऐसे सुने हैं आपने ऐसे कभी बोलते हुए लोगों को? हाँ, सब लोगों ने ऐसे बोलते हुए सुना है, ये हर एक जो डायलॉग है लोगों का, इसको हमने सीरियसली लेना चाहिए। एज़ अ सीएचओ, एज़ अ फेथ हीलर, धार्मिक लोग, एज़ अ गेटकीपर, एक प्रहरी इस समाज का, अगर आपके आस-पड़ोस में कोई भी ऐसे कोई बोल के दिखाता है कि वो उसको ज़िंदगी जीने की इच्छा नहीं हो रही है, वो मर जाना चाहता है, उसको सीरियसली लो, गंभीरता से लो। लोग कभी ऐसे सिर्फ सहानुभूति के लिए बस ऐसे दिखावा करने के लिए या फिर धमकी देने के लिए वो लोग ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो उसको सीरियसली हमने लेना चाहिए। अच्छा कुछ लोगों का बर्ताव आपने देखा होगा कि वो लोग प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को। कैसे? वो घर में कोई जो खेत में डालने वाले खाद लेकर आएँगे, पेस्टिसाइड लेकर उसमें घर में रखा है, कुछ दोरी लाकर रखी है, केरोसिन लाकर रखा है। ऐसा अगर घर वालों को पता चलता है, ऐसा अगर किसी को पता चलता है तो सीरियसली इस बात को लो, वो सब सामान को हटाओ और उस व्यक्ति को पूछो कि क्या कभी ऐसे मर जाने के ख़्याल आते हैं? कोई व्यक्ति जाने के पहले सब कुछ अपनी चीज़ें जो है, वो बराबर रखता है, दूसरे की चीज़ें होगी तो उसको वापस करता है, सब लोगों से मिलता-जुलता है, टाटा बाय-बाय करे जैसा लास्ट गुड बाय होता है, वैसे वो गुड बाय करता है। बाय-बाय करते रहता है यानी ये करता है कि जैसे वो आखिरी बार मिल रहा है, फ़ोन कर के बोलता है दोस्तों को, रिश्तेदारों को। अगर कोई ऐसा बर्ताव है, उसे भी हमने बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। ये भी हो सकता है कि पेशेंट के मन में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का वो प्लान कर रहा है, तो उसको भी हमने डायरेक्ट पूछना चाहिए। आपके ओपीडी में अगर कोई पेशेंट आता है, तो उसको कैसे पहचानें कि उसको सुसाइडल आइडेशंस है या फिर मर जाने के ख़्याल है? तो आपके पेशेंट को अगर साइकियाट्रिक इलनेस है, डिप्रेशन है, उदासी है, जो हमारा ये हो रहे हैं ट्रेनिंग, तो उसमें आपने पढ़ा है कि डिप्रेशन को कैसे पहचानें? घबराहट की बीमारी यानी एंग्ज़ायटी है, कैसे पहचानें? ऐसे हर एक व्यक्ति को जिसको मेंटल इलनेस है या फिर आपको लगता है कि इसको मेंटल इलनेस हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को डायरेक्ट पूछो कि क्या कभी आपको मर जाने के ख़्याल आते हैं? कभी क्या आपको इससे परेशान होकर आत्महत्या करने के विचार आते हैं? जो व्यक्ति आपके पास आया है, दूसरे कुछ कारणों से आया है, दूसरा कुछ दिखाने आया है, पर आपको पता है कि ये दारू पीता है, हर दिन दारू में पड़ा हुआ रहता है या फिर इसके घर में कोई दारू पी रहा है। जो ऐसे स्टडीज़ है कि जो व्यक्ति दारू पीता है, उसमें सुसाइडल टेंडेंसीज़ बढ़ जाती है। ऐसे स्टडीज़ है कि जिस घर में कोई व्यक्ति दारू पी रहा है और उस व्यक्ति के वजह से घर के बाकी सदस्य को तकलीफ हो रही है, उसका परिणाम हो रहा है, तो मानसिक परिणाम हो रहा है, तो वो जो विक्टिम है, वो भी उसको भी आत्महत्या के विचार आते हैं। उदाहरण एक घर है, जहाँ एक हस्बैंड है, वो दारू पी रहा है, हर दिन दारू पी रहा है, तो उसको भी सुसाइड करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है और वो उसके दारू की वजह से जो उसकी पत्नी है, जो उसको सहन कर रही है, उसको भी सुसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो बिना सोच सच समझ के काम करते हैं, खास करके हमारा आदिवासी समाज, जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि स्टडीज़ ये कहता है कि आदिवासी लोगों में इम्पल्सिविटी और एग्रेशन ये 2 पर्सनैलिटी ट्रेट्स रहते हैं, वो जेनेटिक्स से आते रहते हैं। इम्पल्सिविटी यानी बिना सोचे समझे कर गुज़रना। कुछ भी भावना आया, गुस्सा आया या फिर दुःख आ गया और उसने बस ज़हर लेके वो मर जाने की कोशिश किया, फांसी लेके मर जाने की कोशिश किया। तो अगर जिन लोगों में ऐसे इम्पल्सिविटी है, जो भावनाओं का आवेग उनमें सहन नहीं होता है, गुस्सा जल्दी हो जाता है या फिर बहुत जल्दी टेंशन में आता है,
उनको आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। साथ में जो व्यक्ति दारू पी रहे हैं, वो दारू के नशे में भी मैंने देखा है कि जो पुरुष लोग हैं वो आत्महत्या नशे में करते हैं। तो ये भी आप डायरेक्ट बात आप उनको पूछ सकते हैं कि क्या आपको जब दारू पीते हैं तो कभी ऐसे मर जाने के ख़्याल आते हैं या नहीं आते हैं? जिन लोगों को टेंशन चल रहा है, जिन लोगों के घर में आप सीएचओज़ हो, आप ब्लेस्ड हो कि आपको हर एक घर में क्या-क्या चल रहा है, आपको पता होता है। आपके आज पड़ोस में क्या चल रहा है, ये आपको पता होता है। किस घर में क्या-क्या हालात है, ये पता होता है। कौन-से घर में क्या-क्या टेंशन चल रहा है, ये आपको पता होता है। अगर किसी घर में झगड़े चल रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ के झगड़े चल रहे हैं, सास और बहू के झगड़े चल रहे हैं, दारू की वजह से झगड़े चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब है, उस वजह से परिस्थिति बहुत टेंशन-टेंशन सब चल रहा है। ऐसे घर में आपको खुद जाना होगा और जो उससे प्रभावित लोग हैं, उनसे पूछना पड़ेगा आपको कि डायरेक्टली कि क्या ऐसे आपको कुछ हो रहा है, आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं? कभी-कभी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी हम कंसीडर करके लोगों को डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ सकते हैं, कि जैसे लोगों का जॉब गया या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस में आए, झगड़े हुए वगैरह ये जो चीज़ें मैंने कही वहाँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो हमें नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके नेक्स्ट स्लाइड। ये वार्निंग साइन मैंने आपको बताया। ये भी मैंने बताया कि आपने ओपीडी में कैसे पहचाना। नेक्स्ट स्लाइड। आपको सर सीपीआर का सर सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ, बट हम लोग के पास 78 सीएचओ है और हाँ, टोटल जो अटेंडेंस है वो 62 की है। तो हाँ। कौन सीएचओ ज्वाइन नहीं किया हुआ है? वैशाली मैन, इसका आप अटेंडेंस लीजिए, ग्रुप में डालिए अटेंडेंस के लिए। कौन कौन ज्वाइन किया है, कौन नहीं किया है, पता चल जाएगा। ओके। नहीं, जो अटेंडेंस नहीं भरता है और अपने इसमें जो नहीं रिकॉर्डिंग में आ रहा है, तो उसका आज एब्सेंट रखना है। पर्वतराज सर इतना बोल रहे हैं, इतना अच्छे से समझा रहे हैं, तो समझने में प्रॉब्लम क्या है सबको ज्वाइन करने में? स्ट्रिक्टली जो नहीं ज्वाइन हुआ है उसको ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए सीएचओ सब। सर कंटिन्यू कीजिए सर। और सीपीआर के बारे में हमें सबको पता है ना? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटाइटेशन यानी ये लोगों को भी पता है। सामान्य लोग भी ये सीपीआर दे सकते हैं कि कोई किसी को हमें लग रहा है कि हार्ट अटैक आ रहा है, उसका हार्ट फेल हो रहा है, तो हमें उसकी प्रोसीजर पता है ना? आप सीएचओस को तो बिल्कुल भी पता है और आपने लोगों को भी ये इसके बारे में ट्रेनिंग दिया है कि लोगों को सीपीआर कैसे देना है। तो जैसे मेरा आवाज आ रहा है ना? मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, तो जैसे हम सीपीआर देते हैं और लोगों की जान बचाते हैं, वैसे हमें इस केस में क्यूपीआर देना है। यानी क्यूपीआर से हम लोगों की जान वैसे ही बचा सकते हैं। यानी क्या कि जैसे किसी व्यक्ति को चेस्ट पेन हो रहा है और हमें लग रहा है कि इसे हार्ट अटैक आ रहा है, तो हम क्या करते हैं तुरंत उसके पास दौड़ के जाएँगे और तुरंत उसकी हम सीपीआर देंगे उसको या फिर उसको सीपीआर देने की ज़रूरत नहीं है, तो तुरंत 108 को बुलाएँगे। हम जो अपने लेवल पर सीएचओ के लेवल पर जो कर सकते हैं वो करेंगे। 108 में डालेंगे, वो जाते तक उसको हम फ़ॉलो अप करेंगे। वो पहुँचने के बाद में भी वो पहुँचा कि नहीं, उसको ट्रीटमेंट मिली कि नहीं, हम रेफरल शीट भी देंगे। ऐसा हम करेंगे, उसकी जान बचाएँगे, है ना? वैसे ही जब जितना सीरियस जितनी इमरजेंसी ये हार्ट अटैक है, उतने ही इमरजेंसी हमारे मन में जो आत्महत्या के विचार आते हैं, वो भी उतनी ही जानलेवा इमरजेंसी है, ये हमें समझना चाहिए। और उसके लिए जैसे सीपीआर होता है, वैसे ही क्यूपीआर होता है। और ये जो क्यूपीआर है, ये बहुत ही आसान है। जैसे सीपीआर आसान है, वैसे क्यूपीआर भी आसान है। क्यू फॉर क्वेश्चन, पी फॉर पर्सुएशन और आर फॉर रिससाइटेशन। क्वेश्चन यानी जब हमारे जो धार्मिक लोग बैठे हैं, उनको भी मैं बहुत आसान भाषा में समझाना पाऊँगा। उसको प्रश्न हमें पूछना है। कोई भी व्यक्ति को अगर हमें शक होता है कि इस व्यक्ति को आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो हमें उसको प्रश्न पूछना है। जब हम उसको प्रश्न पूछेंगे कि क्या मन में कोई ऐसे ख्याल आ रहे हैं मर जाने के,
तब उसके मन में जो बड़ी अंदर के अंदर चल रही हुई जो भावनाओं का उद्रेक है, जो भावनाओं का आवेग है, जो उसको सुसाइड के लिए प्रवृत्त कर रहा था, वो बाहर निकलने का एक मौका मिलेगा क्योंकि उस व्यक्ति को सुनने वाला कोई मिला है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इसलिए सुसाइड करते हैं क्योंकि कोई उनको सुनने वाला, कोई समझने वाला उनको रहता ही नहीं है और इसलिए वो असहाय महसूस करते हैं, इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। शायद उनको सिर्फ सुनता, कुछ नहीं करना है, ना उनको पैसे की मदद कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके दुःख दर्द को सुन रहे हैं और सिर्फ सुनने मात्र से बहुत कुछ उसका अंदर का जो प्रेशर रहता है वो रिलीज हो जाता है। उसका तनाव कम होता है सिर्फ दूसरा कोई सजगता से सुन रहा है तो, है ना? तो उसके अंदर के तनाव को निकालने के लिए क्या करना है? उसको क्वेश्चन करना है, पूछना है। क्या पूछना है? जब कोई ऐसे टेंशन वाली परिस्थिति से गुजरता है, तो तनाव आ जाता है। क्या आप भी किसी दुःख, दर्द, टेंशन का सामना कर रहे हैं? यानी आपने उसके टेंशन के बारे में पूछा। जब आपको पता चलता कि हाँ, ये व्यक्ति फिर बोलेगा कि हाँ, मुझे ये टेंशन है, मेरे हस्बैंड है, पतिदेव है, वो दारू पीता है और उस वजह से सब घर का माहौल बिगड़ गया है और मुझे टेंशन आता है। फिर आप दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे? डायरेक्ट पूछेंगे कि ऐसे टेंशन में क्या आपको कभी ऐसे मन में विचार आते हैं कि ये ज़िंदगी नहीं होती तो अच्छा होता? या फिर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कुछ याद नहीं आया डायरेक्ट पूछो। क्या ऐसे टेंशन में कभी आपको मर जाने के ख़्याल आते हैं? कभी आत्महत्या करने के ख़्याल आते हैं? तो पूछो, क्यू फॉर क्वेश्चनिंग, क्यू फॉर पूछना कि पूछिए। सवाल करेंगे, खुल के सवाल करेंगे, तो लोगों को एक ज़रिया मिल जाएगा अपनी भावनाओं को प्रकट करने का। इससे आत्महत्या बढ़ने वाली नहीं है, उल्टा आत्महत्या का प्रमाण कम हो जाएगा। वो उसकी भावनाएँ बाहर निकलेगी, तो उल्टा वो अच्छा रिलीफ़ महसूस करेगा, उसको लगेगा कि कोई मुझे समझता है, मेरी भावनाओं को, कोई मुझे सुनना चाहता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सो दूसरा क्यूपीआर का दूसरा है पी। नेक्स्ट स्लाइड वैशाली जी। दूसरा है पी। पी यानी क्या? परसुएशन यानी क्या? उसको पटाना। पटाना यानी क्या? कि उसको ये जताना कि वो अकेला नहीं है, आप उसके साथ में हैं। तो ये 4 डायलॉग जो है मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ, ये हर सीएचओ को पता होने चाहिए। और कोई भी धार्मिक व्यक्ति यहाँ जो बैठा हुआ है या फिर कोई भी व्यक्ति जो लोगों को मदद देना चाहता है, ये 4 बातें जो है ये लोगों की बहुत बड़ी मदद कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति टेंशन में है, आप उसके घर में जाके झगड़ा निपटाने वाले नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति पैसों से टेंशन में है, तो आप उसके घर में उनको पैसा देने वाले नहीं हो। उस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम है, वो उसी व्यक्ति को सॉल्व करने हैं। आप उसको सिर्फ सपोर्ट दे रहे हो, भावनिक आधार दे रहे हो। इस भावनिक आधार से ही उसका हम सुसाइड के प्रति प्रवृत्ति जो है, उसको हम दूर कर सकते हैं। क्या ये 4 डायलॉग बोलना है? मैं आपके तकलीफ, पीड़ा को समझ रहा हूँ। मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ। मुझे आपकी परवाह है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बस ये 4 वाक्य है। मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ। यानी क्या हो रहा है कि हम अपने आप को उसकी जगह पर रखकर वो क्या महसूस कर रहा है, क्या दुःख दर्द महसूस कर रहा है, इसे हम समझ रहे हैं। जैसे मैंने वो केस बताया कि कोई लेडी है और उसका वो दारू पी रहा है, तो वो कैसे वो सहन कर रही है जो दर्द है, वो सहन कर रही है कि उसका पतिदेव मार रहा है, पीट रहा है, उसका बच्चों का सब भविष्य खराब हो रहा है, पूरा घर की परिस्थिति खराब है, उसको आप महसूस कर रहे हैं और आप खुल के वो दिखा रहे हैं। अच्छा, जो व्यक्ति दारू पी रहा है और दारू पीने के बाद वो बोल रहा है कि मुझे मर जाने के ख़्याल आते हैं, तो उसका भी दर्द आप समझ रहे हैं। यानी मैं आपकी तकलीफ़ समझ रहा हूँ कि इस दारू के वजह से आपकी भावनाओं पर आप नियंत्रण नहीं रख पाते और आपको मर जाने के ख़्याल आते हैं। है ना? यानी कोई भी व्यक्ति जब सुसाइडल आइडेशंस होते हैं, तो आपको इस दर्द को मैं समझ रहा हूँ, आपकी तकलीफ़ को मैं समझ रहा हूँ, ये आपको बोल के दिखाना है। मुझे आपकी परवाह है, मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ। यानी मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ और मैं आपकी चिंता कर रहा हूँ, मुझे आपकी परवाह है। आई एम वरीड अबाउट यू, है ना? ये होना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ।
मैं आपके साथ खड़ा हूँ, यानी आप अकेले नहीं हैं। अपने को अकेला मत महसूस करिए, आई एम देयर, मैं आपके साथ में हूँ। तो ये जो 4 वाक्य है, मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ, मुझे आपकी परवाह है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये जब आप बोलते हैं और उसे जताते हैं, सिर्फ़ बोलने से नहीं होगा, आपको जताना भी होगा। बोलते हैं और जताते हैं, तो उस व्यक्ति को पता चलता है कि मुझे समझने वाला कोई न कोई तो है। मेरे साथ खड़ा रहने वाला कोई न कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। तो उसके मन में जो आत्महत्या के विचार आते हैं, वो दूर हो जाते हैं और उसको एक थोड़ी-सी आशा दिखती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा है आर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। क्यूपीआर का आर। आर यानी क्या? तो रेफरल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने एक व्यक्ति को देखा, उसको आइडेंटिफ़ाई किया, कि उसको पहचाना कि हाँ, ये व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी है कि ये सुसाइड के विचार आ सकते हैं। ये व्यक्ति का बोलना ऐसा है कि जिसकी वजह से सुसाइड के विचार इसमें आते हैं और ये मर जाने के लिए बातें बोल रहा है। ये व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है कि वो सब तैयारी कर रहा है, ऐसे लग रहा है मर जाने की। उस व्यक्ति को आप मिले, उस व्यक्ति को आपने क्यूपीआर किया यानी क्वेश्चनिंग किया, पूछा, उसको प्रश्न पूछे जिससे उसको अंदर का भड़ास निकालने के लिए मौका मिला, उसको आपने पर्सुएड किया, वो 4 जो मैंने संवाद बताए, वो संवाद आपने किए कि मैं आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आपने ये उसको जताया और उसके बाद में आपको ये बताना है कि कहाँ कैसे मदद उसको मिल सकती है ना? एक तो आप खुद ही उसको पूछ के आप मदद कर रहे हैं, उसके साथ बात करके उसको सुन के आप अपने आप मदद कर रहे हैं और जता रहे हैं कि वो अकेला नहीं है, इससे आप मदद कर रहे हैं। साथ में आप प्रोफ़ेशनल मदद भी दे सकते हैं। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि टेलेमानस क्या है? तो हमारे सब सीएचओस को पता है टेलेमानस क्या है, तो जो यहाँ फेथ हीलर्स बैठे हुए हैं, जो हमारे धार्मिक लोग बैठे हुए हैं, तो मेरे दोस्तों ये जो टेलेमानस है, ये 24/7 हेल्पलाइन है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। टो टोल फ्री ये नंबर है, ये गवर्नमेंट की सरकारी हेल्पलाइन है। कभी भी 24 घंटे में कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, रात-बेरात भी आप कॉल कर सकते हैं, जिसको मदद है, मदद की ज़रूरत है, जिसको भावनिक आधार की ज़रूरत है, जो टेंशन में है, अगर कोई विपरीत परिस्थिति है, पैसों का प्रॉब्लम है, झगड़े हुए हैं, उस वजह से टेंशन में है, कोई भी परिस्थिति की वजह से टेंशन में है, तब मदद के लिए अपने आप भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, काउंसलिंग लेने के लिए कभी भी ये नंबर को घुमाइए। ये नंबर को घुमाने के बाद में 14416 इस नंबर को घुमाने के बाद में आपको लैंग्वेज पूछी जाएगी, भाषा का चयन पूछा जाएगा, तो आप अपनी भाषा गुजराती, हिंदी इसका जो भी आपको पसंद है उसका चयन कीजिए। और उसके बाद में गुजरात या फिर दादरा नगर हवेली पूछेगा, तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव इसका चयन कीजिए। और वहाँ बैठे हुए काउंसलर आपकी राह देख रहे हैं, आपको मदद करना चाहते हैं। वो जो काउंसलर है, वो आपने जो पेशेंट को देखा है, जिसके मन में ये आत्महत्या के विचार आ रहे हैं या फिर वो टेंशन में है, उसके साथ बात करेगा और उसके मन की जो भावनाएँ हैं, उसको वो वेंटिलेट यानी बाहर निकालने की कोशिश करेगा और उनको सही रास्ता वो दिखाएगा। इस टेलेमानस हेल्पलाइन पर साइकियाट्रिक सोशल वर्कर है, इस टेलेमानस हेल्पलाइन पर साइकोलॉजिस्ट है, वहाँ मैं साइकियाट्रिस्ट भी हूँ। तो इस पूरे प्रोफ़ेशनल का लाभ पेशेंट को मिल सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ मदद मिलेगी। साथ में आप अगर पेशेंट को आपको लगता है कि मानसिक कोई बीमारी से वो जूझ रहा है, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, तो आप मनोचिकित्सा विभाग में उसे भेज सकते हैं। है ना? आगे भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि इमरजेंसी में वगैरह क्या करना है। अभी हम देखेंगे कि क्या नहीं करना है। एक बात ध्यान में रखिए कि कभी भी जजमेंटल नहीं होना है। हाँ, बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे तुझे शर्म नहीं आती हुई ऐसे मर जाने की कोशिश करते हुए? ऐसा मत बोलिए। वो उल्टा और शर्मिंदा होगा और ज़्यादा उसको मर जाने के ख़्याल आएँगे। तुम इतना कमज़ोर हो मुझे पता नहीं था कि आप मर जाने की कोशिश कर रहे हो। उसको कमज़ोर करके मत बोलिए। अरे वो कमज़ोर वो लड़ रहा था। लड़ते-लड़ते उसके सहन शक्ति के बाहर गया इसलिए वो कमज़ोर पड़ा। है ना? आप और भी आप कमज़ोर बोलेंगे तो आप उसके ज़ख्म पर नमक छिड़क रहे हो, ऐसा होगा। तो ऐसा मत बोलिए। उसके ऊपर अपनी खुद की फिलॉसफी, मोरालिटी मत झाड़िए। अरे! बच्चों के ऐसा करने के पहले बच्चों के बारे में तो सोचा होता। बच्चों का क्या होगा तुम्हारे मरने के बाद? मत ऐसा बोलिए।
अगर उसको आप ऐसे बोलते तो उल्टा और अपने आप को वो हीन-दीन बनाएगा कि मैं कितना गंदा आदमी हूँ, कितना मैं कमज़ोर नालायक आदमी हूँ कि मैं बच्चों के बारे में भी नहीं सोच सकता हूँ। और उसको अपनी ऊपर हीनता की भावना आएगी और वो आत्महत्या के बारे में सोचेगा, मैं खत्म कर दूँ अपने आप। कभी सोचा है माँ-बाप का क्या होगा? उसपे ऊपर क्या बीतेगी? उल्टा और ज़्यादा उसकी हिंसा ब बढ़ेगी अगर आप ऐसा बोलेंगे तो। तो ऐसा भी नहीं बोलना है। आत्महत्या पाप है, भगवान के बारे में सोचो। हाँ, ऐसा आप बोलोगे तो उसको भी बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उसको भगवान के बारे में बहुत गुस्सा रहता है। क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, लोग मेरे बात बुरे कर रहे हैं। मैं भगवान की इतनी भक्ति करती हूँ, लेकिन भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं करता। भगवान के बारे में भी उनके बारे में गुस्सा होता है। और अगर आप भगवान का वास्ता उनको देंगे, और ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा उनका बढ़ सकता है और ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसा मत कीजिए। तो नॉन जजमेंटल रहिए और कोई भी फिलॉसफी वगैरह मत झाड़िए। क्या करना है? क्यूपीआर करना है, सिंपल। क्यूपीआर हमने देखा, क्वेश्चन पूछना है कि क्या आपके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं? कौन-कौन सा टेंशन है? उसको बाहर निकालने की कोशिश करना है। उसको वो जो 4 डायलॉग बोलने हैं कि मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और आप उसको सही जगह पर रेफर करना है, यानी टेलेमानस को रेफर करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। जब आपको पता चलता है, वो बोलता है कि मुझे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। तो बिल्कुल शॉक में मत हो जाइए। क्या? ऐसा आप कैसे सोच सकते हो? सोच भी कैसे सकते हो? ऐसा मत बोलिए। आप बिल्कुल काम एंड कूल रहिए और उसको सुनने की कोशिश कीजिए कि मैं आपको सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे। इसको बिल्कुल मिनिमाइज़ मत कीजिए। ऐसा मत बोलिए कि ऐसी छोटी आलतू छोटी बात पर आप सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। आपके लिए ये बात छोटी हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी पहाड़ आन पड़ा है, ये बात बहुत बड़ी है। और इस बहुत बड़ी बात का उसका पहाड़ उसकी ज़िंदगी पे आन पड़ा है, जो उसको सहन शक्ति के बाहर है, इसलिए तो वो सुसाइड कर रहा है ना, है ना? तो बिल्कुल उसको मिनिमाइज़ मत कीजिए। डोंट ट्रिवियलाइज़ डोंट ट्रिवियलाइज़ यानी उसको हल्के में मत लीजिए। लोग बोलते हैं ना कि "अरे! ये बार-बार धमकी देना बंद करो आत्महत्या करने की, मैंने बहुत देखा है। अभी इसको ये फालतू की धमकी देना बंद करो।" लोग अगर या फिर युवा कोई ऐसे बोल रहा है, मैं मर जाऊँगा, उसको सीरियसली लो। वो गुस्से का आवेग, वो फ्रस्ट्रेशन का आवेग में वो क्या करेगा बता नहीं सकते। उसको सीरियसली लो, उसको हल्के में मत लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको क्या करने हैं? तो एज़ अ सीएचओ आपको क्या करने हैं? एज़ अ फेथ हीलर आपको क्या करना है? तो आपको हमेशा पेशेंट के साथ सपोर्टिव रहना है। सपोर्टिव यानी क्या? मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, आप अकेले नहीं हैं, है ना? पेशेंट को ये जताना है कि मैं वो जो 4 डायलॉग है, मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, ओके? ये जब हम सपोर्टिव उसको ये देते हैं, तो ये एक इलाज जैसा काम करता है। दूसरा हमें इलाज क्या करना है, उसमें एक आशा का किरण डालना है। देखो, आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले नहीं हो, है ना? आप उसको एम्पावर करने वाले हो कि वो मानसिक तौर से स्टेबल रहे, स्थिर रहे और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैसे आप उसमें आशा उसको जगानी है कि हाँ, ऐसे होता है, लेकिन इसके रास्ते भी निकल आते हैं। समय के साथ-साथ इसका भी रास्ता निकल आएगा। तो एक हमेशा आशा की किरण उसमें जगानी है। उससे आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले लो, आप लिखित स्वरूप से कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं या फिर आप उसका एक वचन उससे ले सकते हैं कि जब तक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपकी समस्या का हल नहीं होगा, तब तक आप अपने आप को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ये आप एक कॉन्ट्रैक्ट और या फिर लिख के उसका अंदर साइन लीजिए। ये जो बात मैं बोल रहा हूँ, ये बात कोई भी ऐसे बोलने के लिए बोलना ऐसा नहीं है, इसके एविडेंसेस हैं कि ये वर्क करता है। जब भी उसके मन में सुसाइड के ख़्याल आएँगे, जब भी उसकी सुसाइडल करने की इच्छा होगी, उसके मन में आप याद आओगे, अरे! मैंने उस डॉक्टर साहब को मैंने वो हमारे गुरुदेव को हमने बोला है, वचन दिया है कि मैं आत्महत्या नहीं करूँगा।
तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप लिख के रखिए। तीसरा क्राइसिस प्लान यानी क्या? कि जब आपने उसके साथ क्यूपीआर किया यानी क्वेश्चनिंग पूछा, उसको वो 4 आपने संवाद पूछे बताए और फिर आपने उसको रेफरल दिया, टेलीमास को ही किया, उसके बाद में वो घर जाने वाला है। तो घर जाने के बाद में अगर उसको रात-बेरात कभी भी आत्महत्या के विचार आए, तो आप उसने क्या करना है? आप तो वहाँ नहीं हैं, है ना? वो अकेला है। तो अगर उसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो उसने अपने आप को कैसे उस विचारों से दूर रखना है, उसके लिए प्लान यानी क्राइसिस प्लान। कैसे वो अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या करना है, उसको हमें घर में सुरक्षा देनी है, आत्महत्या से सुरक्षा यानी कैसे? जैसे उसके रिश्तेदारों को आप बता रहे हैं, उसके आजू-बाजू में कोई ज़हर है, केमिकल है कोई रस्सी वगैरह है तो आप उसको निकाल रहे हैं, रिश्तेदारों को बताकर सब कुछ, उसको एक सुरक्षित जगह पर आप रख रहे हैं। तो उसको सेफ्टी नेट आप दे रहे हो और रेफरल जो मैंने कहा। तो एक-एक करके हम ये देखेंगे। सपोर्टिव रहना यानी क्या? आप अकेले नहीं हैं। हमेशा मैं आपके साथ में हूँ। मैं इस टेंशन का सामना करने के लिए आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये जो बोलना है, ये है सपोर्टिवनेस कि आप अकेले अपने आप को महसूस मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उसमें हमने देखा कि होप देना, इंस्टिलिंग होप यानी क्या? आपकी समस्या कितनी भी कठिन चाहे लगती हो, पर इससे बाहर आने के रास्ते भी हैं और चाहे थोड़ा-सा समय क्यों ना लगे। है ना? आप उसको एक आशा दे रहे हो। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि वो होपलेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कोई भी अभी कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा उनको लगता है। लेकिन जब उनको एक एहसास होता है कि कोई मुझे समझने वाला है, मेरे साथ में खड़ा है और वो बोल रहा है कि इससे कुछ ना कुछ हल तो निकल आएगा, तो वो आशा की किरण जचती है और वो आत्महत्या से दूर रहता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भले ही इसमें कोई शायद हल निकल ना आए पर टाइम हील्स समय अपने घावों को भरता है, अपना दुःख दर्द समय के साथ-साथ, साथ-साथ कम होता है। तो ये भी एक आशा का ही प्रकार है। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी हमने जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने अभी बात की थी कि आप लिखित स्वरूप में लिख लीजिए कि जब तक समस्या का हल नहीं मिलता है, तब तक आप अपने आप से कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, आत्महत्या नहीं करोगे। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट क्राइसिस प्लान क्राइसिस प्लान यानी क्या कि लोग जब वो घर में गया है तो वो उसके मन में जब आत्महत्या के विचार आते हैं तो कैसे उसको बचाना है तो सबसे पहले उसको कहना है कि आप जब भी आत्महत्या के विचार आते हैं तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को किसी काम में लगाओ जो चीजें आपको अच्छी लगती है गाना सुनना अच्छा लगता है चाय पीना अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है दोस्त के साथ बात करना अच्छा लगता है उसके साथ बात करो जब हमारा मन किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाता है, तो हम उस जो आत्महत्या की लहर उठी हुई होती है, उस लहर से हम दूर जा सकते हैं और वो लहर नीचे चली जाती है। आत्महत्या का जो इम्पल्स होता है, आवेग होता है, वो लहर जैसा होता है। वो उठता है, उठता है, उठता है, समय वो निकल गया, तो फिर हम उससे बच सकते हैं। तो हमें वो समय निकालना है, किसी काम में व्यस्त होकर कोई मनपसंद काम कर कर, ये पेशेंट को बताना है आपने। आप पेशेंट को ये भी बता सकते हैं कि आप अगर फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो आपको बाहर घूमने जा सकते हैं, आपको अच्छा लग सकता है उस समय में। तो मूड भी आपका मन भी अच्छा लगता है, तो पेशेंट को ये आपको बताना है। जब कोई नहीं है, रात-बेरात है, अंधेरा है और कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को बताने वाला के लिए कोई माध्यम नहीं है, तो फिर पेशेंट को बताओ कि अपने जो विचार आ रहे हैं आत्महत्या के, उस बारे में आप कागज़ पेन लेके कागज़ पर उतारो। जो भी भावनिक उद्रेक हो रहा है, आवेग आ रहा है, वो कागज़ पर लिखो। लिखने से वो जो अंदर का प्रेशर है, वो पेन के मार्फत वो कागज़ पर उतरता है, पेशेंट को थोड़ा-सा रिलीफ़ महसूस होता है, आत्महत्या के विचार कम होते हैं। पेशेंट को बोलने को बोलो कि अपने आप को बार-बार कहो कि मैंने डॉक्टर साहब को, मैंने अपने सीएचओ साहब को, मैंने आपके धार्मिक गुरु को वचन दिया है कि मैं कभी आत्महत्या नहीं करूँगा। वो जब पेशेंट बोलता है, उसको वो याद आता है, वो वचन याद आता है और वो अपने आप को बोलता है कि मैं आत्महत्या न करने का वचन दिया है, मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। तो अपने आप जो आत्महत्या का आवेग है, वो कम होने लगता है। जब आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो वो अपने रिश्तेदार के साथ,
वो बात कर सकता है। अपने किसी दोस्त के साथ वो फ़ोन लगा सकता है जो उसको समझता है, उसके तकलीफ़ को समझता है और फ़ोन लगाकर वो मुझे ऐसे-ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसे वो बोल सकता है, जिससे उसका जो भावनाएँ हैं, वो चैनलाइज़ हो जाएगी। और ख़ास करके हमेशा उनकी सेवा में तत्पर 14416 ये जो टेलीमानस हेल्पलाइन है, तो उनको आप बताओ कि ये 14416 इस हेल्पलाइन को फ़ोन लगाना है। 14416 डायल करना है, भाषा का चयन करना है और दादरा नगर हवेली सिलेक्ट करना है और जो काउंसलर है उनके साथ बात करना है। चाहे वो रात-बेरात कुछ भी क्यों ना हो, पर अगर आत्महत्या के विचार आए उस समय में ये करना है। तो आप पेशेंट को क्या बता रहे हैं? घर जाने के बाद में कभी भी आपको आत्महत्या के विचार आते हैं, तो अपने आप को काम में बिज़ी रखो। अपने आप कुछ व्यायाम वगैरह ऐसी चीज़ें जो है या फिर बाहर घूमना-फिरना थोड़ा-सा करोगे, मन हल्का हो जाएगा। अपने विचारों को लिख के रखो, लिखो या फिर अपने आप के साथ बात करो कि मैंने वचन दिया है कि मैं आत्महत्या नहीं करूँगा। अपने किसी रिश्तेदार के साथ, दोस्त के साथ फ़ोन पर बात करो या फिर ऐसे फ़ेस टू फ़ेस बात करो। 14416 टेलीमानस की हेल्पलाइन को बात करो। तो दोस्तों ये जो क्राइसिस प्लान है, ये अगर आप बताते हैं तो किसी की जान उस समय में बच सकती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो आत्महत्याएँ होती है वो रात के समय होती है। 3, 4, 5 बजे इस समय में होती है, जब सब लोग घर के सोए हुए होते हैं और कोई उसके साथ बात करने के लिए नहीं होता है और उस समय में अगर वो टेलीमानस को फ़ोन लगाता है, तो वो जान बच सकती है। ऐसे कई कॉल हमको टेलीमानस में आ गए हैं और जिनको हमने मदद दिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। प्रोवाइड द सेफ्टी नेट। वैष्णवी जी नेक्स्ट स्लाइड। सेफ्टी नेट यानी क्या? पेशेंट को सुरक्षा देना। देखो पेशेंट को सुरक्षा देना यानी क्या? पेशेंट को आत्महत्या के विचार आ रहे हैं तो वो उसको सुरक्षा देना भी ज़रूरी है। तो उसके रिश्तेदार के साथ बात करो कि ये पेशेंट है, आपके घर का ये सदस्य है और ये मानसिक तकलीफ से गुज़र रहा है और उसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं। तो उनको फ़ोन करके बात करो या फिर उनको आपके सीएचसी पे बुलाओ और बात करो अपने आर्म्स पे बुलाओ और बात करो। और उसके बताओ कि रूम पर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट ना रहे, कोई केमिकल ना रहे, कोई ज़हर, पॉइज़निंग, पेस्टिसाइड वगैरह ऐसा कुछ भी उसके रूम में नहीं रखना है। उनको बोलो कि 24 घंटा उसके साथ में रहें, है ना? कोई भी एक पर्सन को उसको ड्यूटी पर लगाना है जो उसको समझ सकता है, वो दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है जो उसके साथ में हमेशा रहे। उस रिश्तेदारों को, उस पेशेंट को भी आप ये बताओ टेलीमानस हेल्पलाइन के लिए और जब भी ज़रूरत पड़े तो कभी भी वो फ़ोन कर सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े कभी भी वो जो आपका सिविल हॉस्पिटल है मनोचिकित्सा विभाग, वहाँ वो जा सकते हैं। जी हाँ, जब भी ज़रूरत पड़े तब। कैसे? 102 को कॉल करना है। सुसाइडल आइडिएशंस या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट ये एक इमरजेंसी है। जैसे हार्ट अटैक इमरजेंसी है जहाँ आदमी का ज़िंदगी और मौत का सवाल रहता है। वैसे सुसाइडल आइडिएशन भी एक मेडिकल इमरजेंसी है, जहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। उसी समय में आप 108 बुलाकर आप कैजुअल्टी में जा सकते हैं। कैजुअल्टी में साइकियाट्रिस्ट आएगा और वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देगा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट देगा और पेशेंट का आगे का ट्रीटमेंट होगा। पेशेंट का फ़ॉलो-अप करना भी ज़रूरी है, कि ठीक है आपने पेशेंट आपके पास आया, आपने क्यूपीआर दिया यानी क्वेश्चन पूछा, वो 4 संवाद जो है पर्सुएशन वो आपने किया और आपने पेशेंट को रेफरल भी किया, पेशेंट को इंटरवेंशन दिए, उसको बताया कि जब आप घर में अकेले और विचार आ रहे तब क्या करना है, उसको आपने सेफ्टी भी दिया कि ये सब कुछ सामान वगैरह सब अपने दूर रखा, सुपरविज़न में रखा। परंतु आपको ये बार-बार उसको फ़ॉलो-अप भी करना पड़ेगा। कि क्या पेशेंट ने टेलीमानस पे फ़ोन किया था क्या? या फिर पेशेंट आपके सिविल हॉस्पिटल में मनोचिकित्सा विभाग में गया था क्या? अगर सिविल हॉस्पिटल के मनोचिकित्सा विभाग में नहीं है, जैसे दीव में नहीं है, तो आप ई-संजीवनी के मार्फत दमन के साइकियाट्रिस्ट से पेशेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। है ना? आपको ये हो जाएगा आपने पेशेंट को कर ही दिया, आपने पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट से भी मिलाया, टेलीमानस को भी फ़ोन किया, तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी परफेक्ट निभाई है, आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। तो ये आप ये कर सकते हैं और आपने फ़ॉलो-अप भी करना है, कि पेशेंट ने ये ट्रीटमेंट ले रहा है क्या? अभी उसकी परिस्थिति कैसी है? अभी उसका मन में जो विचार है वो कैसा है? ये हमें पूछना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। रेफरल, रेफरल के बारे में हमने अभी-अभी कुछ समय पहले बात किया था। एक तो जब भी आपको कोई पेशेंट दिखता है जो एकदम मानने को तैयार नहीं और सुसाइड करने को निकला है, अभी मैं मर ही जाऊँगा ऐसा ये बोल रहा है, धमकी दे रहा है
या फिर वो प्रयास भी कर रहा है हाथ में चाकू लेके मैं हाथ काटने का, उस समय में टेलीमानस को पहले फ़ोन करो और उसको बोलो कि बस आप इस बार ये सिर्फ़ फ़ोन पे आप थोड़ा-सा बात करो। टेलीमानस पर वो पेशेंट को एंगेज करो और तब तक आप उसके रिश्तेदार को बुलाओ। उस पेशेंट को क्लोज़ सुपरविज़न में रखो। आजू-बाजू में जितने भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट होंगे, कोई चाकू, छुरे वगैरह होंगे, ब्लेड्स होगी या फिर काँच होंगे या फिर ज़हर होगा, केमिकल सबको हटाओ और 108 फ़ोन करो। 108 आपके पास आएगी एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर पेशेंट तैयार नहीं है, रिश्तेदारों को भी मान नहीं रहा है, 108 में बैठने को तैयार नहीं है, पुलिस को फ़ोन करो। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट मानसिक स्वास्थ्य कानून 2016 के तहत ये पुलिस का काम है कि पेशेंट को रेस्क्यू करना और पेशेंट को दवाखाने तक लेके जाना। वो कैजुअल्टी में आकस्मिक विभाग में लेके जाएँगे। एक बात ध्यान में रखो, अगर कोई पेशेंट आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है या फिर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है, ये मेडिकल इमरजेंसी है, आपको पेशेंट को रेफर करना ही है। उसके पहले टेलीमानस में कॉल करके उसको बिज़ी रखो, इन दौरान रिश्तेदारों को बुलाओ, सुपरविज़न रखो, 108 बुलाओ, रिश्तेदारों को भी 108 के साथ भेजो और नहीं कुछ कोई हो रहा है, वो मान ही नहीं रहा है, पुलिस को भेजो, पुलिस ज़बरदस्ती से वहाँ से उसे हटाकर वो आपके जिला सिविल अस्पताल में लेके जाएगी। ड्यू में भले ही वहाँ साइकियाट्रिस्ट नहीं है, लेकिन जिला अस्पताल में इमरजेंसी में उसे भेजो अगर वो आत्महत्या करने पे आमादा है तो। मेडिकल ऑफिसर भी वो मैनेज कर सकता है, मेडिकल ऑफिसर का भी ट्रेनिंग इसमें हो रहा है। ओके। अगर पेशेंट को सुसाइडल आइडिएशंस है, वो सुसाइड कर नहीं रहा है, लेकिन आइडिएशंस है, तो भी आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि टेलीमानस को आप रेफर कर सकते हैं, उनके रिलेटिव को इन्वॉल्व करो और आप उनको बताओ कि मनोचिकित्सा विभाग जो सिविल अस्पताल में है, वहाँ जाना है या फिर ई-संजीवनी से आप उसका साइकियाट्रिस्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट लो। आपने आपके लेवल पर क्या करना है, जैसे मैंने कहा आपके लेवल पर आपने उसको आइडेंटिफ़ाई करना है इस पेशेंट में सुसाइडल आइडिएशंस आते हैं। आपने क्यूपीआर क्वेश्चन करना है, क्या आपके मन में आत्महत्या करने के विचार आते हैं? कोई आप परिस्थिति से टेंशन से गुज़र रहे हो क्या? विपरीत परिस्थिति से टेंशन से गुज़र रहे हो क्या? ऐसे परिस्थिति में लोगों को आत्महत्या के विचार, ज़िंदगी को ख़त्म करने के विचार आते हैं, ऐसे कुछ आपको हो रहा था कि ये क्वेश्चन करो। इन पर्सुएशन कि मैं आपके तकलीफ को समझ रहा हूँ। इस विपरीत परिस्थिति में मैं आपके साथ में हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये उसको बोलो। देन रेफरल टेलीमानस को रेफर कर रहे हैं, मनोचिकित्सा विभाग को रेफर कर रहे हैं, रिश्तेदारों को आप बता रहे हैं और आप फ़ॉलो अप भी ले रहे हैं। तो ऐसे अगर आप करते हैं, तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। सिंपल आपको रखना है, याद रखना है क्यूपीआर। उसको पूछिए, खुल के पूछिए, आत्महत्या के बारे में पूछिए। ये जताइए कि आप उसके साथ में खड़े हैं। वो अकेला नहीं है और आप उसकी कदर करते हैं। आपको उसके दर्द का एहसास है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं। उसको रेफ़र कीजिए 14416 जितने भी मेरे यहाँ धार्मिक बंधु बैठे हुए हैं, जितने भी फेथ हीलर्स यहाँ बैठे हैं, धार्मिक गुरु बैठे हैं, उनको मेरा नम्र निवेदन है 14416 आप लिख के रखिए। आपके सीएचओज़ भी ये लिखकर आपको देंगे। 14416 ये एक 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को मन की कोई भी समस्या हो, टेंशन हो या फिर घर की परिस्थिति विपरीत भी हो, टेंशन है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो झगड़े से गुज़र रहा है, आर्थिक हालात से गुज़र रहा है, जॉब गया है, टेंशन में है, आप 14416 इसको डायल करो, अपनी भाषा का चयन करो और दादरा नगर हवेली का चयन करो। वो जो हमारे काउंसलर हैं, उनके साथ बात करेंगे। आपके सिंपल एक एम्पैथी से, एक सहानुभूति से, लोगों को पहचानने से कि इसको आपके सहानुभूति की ज़रूरत है और लोगों को सुनने से किसी की जान बच सकती है। जैसे हम सीपीआर से किसी की जान बचा सकते हैं, वैसे हम गेट कीपर बन के क्यूपीआर से किसी की जान बचा सकते हैं। हम अपने घर के गेट कीपर बने। हमारे घर में कोई भी व्यक्ति टेंशन में दिखा, तो हम प्रहरी बने कि मैं इसका मन में कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए आने नहीं दूँगा और मैं उसको सपोर्ट करूँगा। आप आपके आस-पड़ोस के लोगों के लिए प्रहरी बने।
कि आपके आस-पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति दिखे, जो आपको लगता है जो टेंशन में है, तनाव में है, तो तुरंत उसको आइडेंटिफ़ाई करके आप उसके साथ इस क्यूपीआर को दें और उसको आने वाले अनहोनी से बचाएँ। आप अपने समाज के प्रहरी बनें, कि हर एक व्यक्ति अपना-अपना ऐसा प्रहरी बनेगा, कई सारे प्रहरी बनेंगे, तो समाज में आत्महत्या का प्रमाण कम हो जाएगा और हमारी हाथों से जैसे हम लोगों की पीड़ा, कष्ट, शारीरिक कष्ट ये हम कम कर रहे हैं, वैसे लोगों का मानसिक पीड़ा, कष्ट हम कम कर सकते हैं और हम लोगों की जैसे सेवा करते आ रहे हैं और ज़्यादा अच्छी सेवा हम लोगों की कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सीएचएस को मैं कहना चाहूँगा कि वैशाली जी ने ग्रुप पर एक मैसेज दिया होगा